सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम कंजर्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो क्या है, देखो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है दैट इज इक्वल टू m1 x1 वेक्टर प्लस m2 x2 वेक्टर एंड सो ऑन। और सिमिलरली मैंने लिख रखा है y डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन। ठीक है, वो भी वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख रखा है। तो जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं अपन इन पार्टिकल सिस्टम में, बस उसी को अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन चुका है, राइट। एंड इन इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल ऑब्टेन द इक्वेशंस फॉर द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अपन बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा अगर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। तो अपन ने क्या बोला कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू m टाइम्स a वेक्टर। ये कहाँ से मिली अपने को इक्वेशन? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ए वेक्टर को लिखा अपने dv वेक्टर बाय dt वेक्टर, m को अंदर भेजा तो बच गया d बाय dt ऑफ mv वेक्टर। नाउ mv वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर, दैट इज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम, राइट। सो dp वेक्टर बाय dt वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा f वेक्टर। और अगर सिग्मा f वेक्टर जीरो होगा तो dp वेक्टर बाय dt वेक्टर भी क्या होगा? जीरो। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर जीरो है तो मतलब नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है, और अगर रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज का जीरो है तो वो चीज क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। देयरफॉर अपन क्या कह सकते हैं कि p वेक्टर जो है दैट इज कांस्टेंट। सो mv वेक्टर इज कांस्टेंट। COM के लिए इसमें मल्टीपल केसेस बनते हैं। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो एक अपने पास में प्लैंक गिवन है जो जिसका मास कितना है? 2m है। और इस प्लैंक के ऊपर दो लोग खड़े हैं। एक प्लैंक के इस लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा है जिसका मास कितना है? 2m, और एक राइट हैंड साइड पे है जिसका मास कितना है? स्मॉल m। अब अपन को बोला है कि बोथ द पर्सन्स एक्सचेंज देयर पोजीशंस, देन वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपन को, जो प्लैंक है अपना उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर दोनों पर्सन्स अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं तो, ठीक है। और तीनों एग्जांपल्स में ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन है वो जीरो है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन बन जाएगा? फ्रिक्शन। अपना सिस्टम क्या क्या है यहाँ पे? ये प्लेटफॉर्म है, ये मास है और ये मास है। टोटल 2m प्लस 2m प्लस m, ये सब मिला के क्या है? अपना पूरा सिस्टम है, ठीक है। अपन बोलते हैं कि यार, अपन ने बोला कि ये वाला आदमी इस तरफ जाएगा और ये वाला आदमी इस तरफ जाएगा और अपना प्लेटफॉर्म कुछ इस तरफ जाएगा। और मैंने बोला ये डायरेक्शन जो है अपनी प्लस आई कैप वाली, इसको मैंने लिया है पॉजिटिव। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। इसलिए सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। एंड सिंस सेंटर ऑफ मास वाज इनिशियली एट रेस्ट, देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन को लिखना है। तो ये वाला जो पार्टिकल है 2m, ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस आगे जाएगा? तो मैंने बोला यार अपना जो प्लैंक है ये d डिस्टेंस आगे गया है ग्राउंड के रिलेटिव। ये वाला जो मास है ये, अच्छा ये प्लैंक की लेंथ है ना, एल गिवन है अपने को, वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, सॉरी। तो ये प्लैंक की जो लेंथ है ये कैपिटल एल है, ठीक है। अब अपना प्लैंक डी डिस्टेंस आगे गया है तो 2m वाला जो आदमी होगा वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस आगे जाएगा? देखो कैपिटल एल डिस्टेंस तो ये प्लैंक के रेस्पेक्ट में गया है और डी डिस्टेंस प्लैंक गया है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। सो 2m वाला जो मास है वो l प्लस डी डिस्टेंस आगे गया है। सो इतना हो चुका है m1 x1 की वैल्यू। आगे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ही चुके हैं अपन। अपना जो प्लैंक है उसका भी मास 2m है, वो कितना डिस्टेंस आगे गया? d डिस्टेंस आगे गया। एंड ये वाला जो आदमी है ये स्मॉल m मास वाला, स्मॉल m मास वाला जो आदमी है वो पीछे की तरफ कितना गया? l डिस्टेंस। लेकिन प्लैंक खुद आगे की तरफ कितना आया? d डिस्टेंस। तो अपन बोलेंगे प्लस d माइनस l, राइट। तो 2m तो अपन ने लिखा प्लस m, और d डिस्टेंस आगे चला ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपना प्लेटफॉर्म, लेकिन आदमी जो है वो l डिस्टेंस पीछे गया। एंड द टोटल इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4 प्लस 1 दैट इज 5m। दिस इज इक्वल टू जीरो। तो क्या यहाँ से अपने को d की वैल्यू मिल जाएगी? सो व्हाट इज d? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म व्हेन बोथ द पर्सन्स एक्सचेंज देयर पोजीशंस, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अपने पास में एक ट्राइंगुलर वेज है। इस वेज का ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। वहां पे से फ्रिक्शन जीरो है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर होगा तो अपना नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन है। दोनों का मास कितना है? आइडेंटिकल है, स्मॉल m। और अपने को बोला है ये अलोंग द मतलब स्लांट लेंथ जो बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कैपिटल एल है ये लेंथ। और अपने को बोला गया है द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज
टिल द ब्लॉक रीचेस द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। मतलब अपना वेज जो है वो भी मूवेबल है इस केस में। और मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि अपना ये जो वेज है, दिस वेज, ये वेज मैंने बोला कुछ डी डिस्टेंस इधर गया है और ये एल डिस्टेंस नीचे आएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो अगर आप प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएंगे तो प्लेटफॉर्म पे बैठने के बाद में आपको मोशन कैसा दिखेगा कि ये वाला पार्टिकल सिर्फ इस तरफ मोशन कर रहा है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इसका मोशन नीचे भी हो रहा है और पीछे की तरफ भी हो रहा है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म और विथ रिस्पेक्ट टू वेज ये वाला पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो वापस से अपने को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब क्योंकि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसलिए सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो। लेकिन सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होगा क्या, नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटी है। तो net external force on the system in horizontal direction is zero. Therefore, we can say that the momentum of the system is conserved in horizontal direction. So, if the center of mass was initially at rest, then it remains at rest. So, we can say that the displacement of center of mass is zero. So, delta x COM is zero and this is denoted by m1. तो m मास का जो पार्टिकल है वो l cos थीटा डिस्टेंस, तो उस तरफ पॉजिटिव ले लेता हूँ मैं, वो कैसे भी ले सकते हो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। एल कॉस थीटा में आगे गया, लेकिन प्लेटफॉर्म की वजह से मैं डी डिस्टेंस पीछे भी गया, तो ये जो, तो मोमेंटम कौन से फ्रेम में कंजर्व्ड है, मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम में कंजर्व्ड है, इसलिए ये चीज भी अपन ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं। तो स्मॉल एम टाइम्स कैपिटल एल कॉस थीटा माइनस डी, उसका उस तरफ हो गया, उस वो वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, एंड प्लस स्मॉल एम टाइम्स माइनस डी। नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्मॉल एम। जीरो से मल्टीप्लाई करो, एम से एम कैंसिल करोगे, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। So this is the displacement of the wedge when the block reaches the bottom of incline. पार्ट 2 में पूछा also find the velocity of both the masses। तो ये पार्ट हल्का सा अच्छा है ना, बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं अभी अपन बिल्कुल। तो ये मैंने बताया वेज, और मैं बोल रहा हूँ कि अपना जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आ चुका है और वेज जो है वो कुछ डिस्टेंस मूव कर चुका है। उस रिलेटिव डिस्टेंस से अपने को मतलब नहीं है वेज ने कितना मूव किया, और अब उस सबसे मतलब नहीं है, वो पार्ट अपना खत्म हो चुका है। तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैंने बोला था कि अगर मैं वेज के ऊपर बैठ जाऊंगा तो मुझे क्या लगेगा, ये वाला पार्टिकल सिर्फ इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरफ जा रहा है, मेरा वेज किसी भी v स्पीड से इधर जा रहा है, और वेज के रेस्पेक्ट में ये वाला जो ब्लॉक है छोटा वाला, ये v रिलेटिव स्पीड से इस तरफ जा रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज अगर मैं बोलूं, तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज इसकी स्पीड जो है वो ऐड होगी। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू वेज मैं स्पीड अज्यूम कर चुका हूँ, इसकी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, v है। तो जब अपन किसी पार्टिकल की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो जो फॉर्मूला होता है अपना रिलेटिव वाला, जो मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाया था, इक्विवेलेंट मास में मैंने पढ़ाया था आपको, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे भी, इक्विवेलेंट मास वाली। क्या चीज है कि द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द स्मॉल ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द स्मॉल ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज प्लस द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द वेज। तो दोनों वेक्टर जो है ऐड हो जाएंगे। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में छोटे वाले पार्टिकल की नेट स्पीड इतनी होगी। ये एंगल कितना है, थीटा है, क्योंकि ये वाला एंगल भी कितना था, थीटा था। अब अपन को क्या करना है, एनर्जी कंजर्व करनी है, राइट। वी नीड टू कंजर्व द एनर्जी। सिस्टम की जो है एनर्जी कंजर्व रहेगी। क्यों कंजर्व रहेगी, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो वर्क कहां से करेगा, इसलिए। So I make good uses of these things, momentum conservation and all of these things in my electrostatics course. So आप उसको भी चेक कीजिएगा, उसमें मैं सारी चीजें करता हूँ, राइट। तो अपन अगर बात करें, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अपन को करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिस्टम का जो है मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि स्मॉल एम टाइम्स वी रिलेटिव का कॉस थीटा माइनस वी, इतना मोमेंटम अपना स्मॉल ब्लॉक उस डायरेक्शन में लेके गया, तो उतना ही मोमेंटम अपना बड़ा वाला वेज माइनस प्लस आई कैप वाले डायरेक्शन में ले जाएगा। ठीक है, तो m से m आपको कैंसिल करना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो v की वैल्यू होगी दैट इज v रिलेटिव cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, अपन एनर्जी कंजर्व करनी है अपने को, तो उस हिसाब से अपन बोले, तो सिस्टम के पास पहले टोटल कितनी एनर्जी थी, तो सिस्टम को अपन ने रेस्ट से रिलीज किया था, इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि अपना जो वेज है वो हरदम ग्राउंड पे टिका हुआ है, उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। केवल पोटेंशियल एनर्जी कौन पोजेस कर रहा है, स्मॉल एम वाला ब्लॉक। तो एम जी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एल साइन थीटा, इतनी पोटेंशियल है, यही कन्वर्ट होगी अपनी काइनेटिक और पोटेंशियल में, काइनेटिक भी दोनों की और पोटेंशियल खत्म हो गई सबकी। तो काइनेटिक एनर्जी बचती है अपने पास, तो वेज की काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज फर्स्ट टाइम इन आवर कोर्स आई यूज्ड एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं, अपन बस एनर्जी को कंजर्व करते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या कह सकते हैं, नेट वर्क डन ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अगर वर्क ही नहीं होगा तो अपनी एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी।
तो हाफ एम वी स्क्वायर जो है ये क्या है, ये इस वेज की काइनेटिक एनर्जी है। अब बात करते हैं ब्लॉक की, तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम नेट स्पीड का स्क्वायर। तो इसमें आपको केयरफुल रहना चाहिए इन टाइप के क्वेश्चंस में। और जो नेट स्पीड का स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी रिलेटिव स्क्वायर प्लस टू वी रिलेटिव कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विच इज 180 माइनस थीटा, राइट। वी नेट स्क्वायर को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और वी इक्वल टू वी रिलेटिव को यहाँ डालेंगे, तो अपने को यहाँ से वी रिलेटिव मिल जाएगा, राइट। वी रिलेटिव मिल जाएगा, उसको यहाँ डालेंगे तो वी मिल जाएगा। और वी रिलेटिव यही अपन को निकालना था पार्ट नंबर सेकंड में। तो वी रिलेटिव को यूज करके इस छोटे वाले ब्लॉक की नेट वेलोसिटी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की। तो लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट और अच्छा है। इसके अंदर क्या है देखो, अपने पास में वापस से प्लैंक है, सिमिलर सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट वन में तो अपने को बोला जा रहा है कि ये जो स्मॉल एम वाला पार्टिकल है, जो आदमी है, कि किसी भी यू स्पीड से इस डायरेक्शन में कूदा। इस पार्टिकल और इस प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है, बट दैट फ्रिक्शन इज इंटरनल फोर्स। And we are saying if the net external force on the system is zero, then the momentum of the system should remain conserved forever. तो ये वाला जो अपना पार्टिकल है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना मोमेंटम लेके गया उस तरफ, mu मोमेंटम ही ले गया। इतना ही मोमेंटम कौन ले जाना चाहिए, मैंने बोला ये u स्पीड से उधर गया, तो इसमें कोई v स्पीड आती है, तो 2mv। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं v की वैल्यू कितनी हो चुकी है, u/2। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में क्या है, u रिलेटिव। u रिलेटिव मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू वेज ये पार्टिकल u स्पीड से उधर गया और पार्टिकल की स्पीड v उधर थी। इसको अब की बार मैं बोल रहा हूँ v नॉट। दिस स्पीड v नॉट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट स्पीड u इज विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म और प्लैंक। तो स्पीड ऑफ दिस मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज द स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म। तो इतना मोमेंटम ये उस डायरेक्शन में लेके गया और इतना ही मोमेंटम जो अपना प्लेटफॉर्म है वो इस वाले डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो यहाँ से अपने को वी नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताओ, u/3। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि जब u रिलेटिव, जब अपना ये वाला जो आदमी है ये किसी भी रिलेटिव स्पीड u से जंप करता है, तो ये जो आदमी है इसकी इंटरनल फोर्सेस ने कितना वर्क किया, मतलब वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ मैन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ मैन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो कैसे करेंगे देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन। तो जो मैं बता रहा था ये आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन विल रिजल्ट इन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली अपना सिस्टम रेस्ट पे था, किसी एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क नहीं किया, तो केवल इंटरनल फोर्सेस ने वर्क किया। सो द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ मैन विल रिजल्ट इन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फाइनली अपना जो 2m वाला जो प्लेटफॉर्म था उसकी स्पीड हो चुकी है कुछ v नॉट विच इज इक्वल टू u/3। एंड जो अपना मैन है उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, उसकी स्पीड हो चुकी है u माइनस वी नॉट। सो दिस इज द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ मैन। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो काफी सिंपल और बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक लेक्चर था ये। अब एडवांसमेंट होगा और बहुत एडवांस लेवल थ्योरी और लेक्चर्स अपन पढ़ने वाले हैं। ये तो बिल्कुल मैंने, अगर आपको लगे कि भाई मतलब कंटेंट छूट रहा है, मिस हो रहा है, तो उसलिए मैंने कराया है ना। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई मेड दिस लेक्चर। बाकी मैं इसको रिकॉर्ड भी नहीं करने वाला था, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सिंपल बेसिक स्क्रैच से ये है अपना फंडा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर्स में। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू।